Hello everyone, today we will do Dust of Snow. It is composed by Robert Frost. पोएम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, 2 स्टैंजाज हैं इसमें एंड टोटल 8 लाइन्स। पोएम जितनी शॉर्ट है, सिंपल है, उतना ही डीप इसका मीनिंग है। एक बार ओवरऑल इसकी समरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे। एक दिन पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, जिसके हिलने के कारण उस पेड़ पर लगी बर्फ़ पोएट के ऊपर गिर जाती है। और उस दिन पोएट का मूड बहुत ख़राब होता है, लेकिन पोएट बताते हैं कि इस छोटे से इंसिडेंट के कारण उनके मूड में किस तरीके से चेंज आता है और उनका जो दिन था ख़राब होने से बच जाता है। ठीक है, अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका डीप मीनिंग आखिर है क्या। So let's see stanza 1. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. पोएट इस स्टेंजा में बता रहे हैं कि कैसे एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ को गिराया। ठीक है, जब वो कौवा हिला तो मेरे ऊपर स्नो गिरी एक हेमलॉक ट्री से। अब आप देखेंगे यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नोफ्लेक्स होती हैं, ठीक है, उसको डस्ट से कंपेयर किया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो एक लिटरेरी डिवाइस भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब इसमें पोएट क्या बता रहे हैं कि एक कौवे के हिलने के कारण उनके ऊपर स्नो गिरती है हेमलॉक ट्री से। ऑलराइट, अब आपको पता होगा कौवा जो है उसको अशुभ माना जाता है, ठीक है, ओमिनस माना जाता है। इवन जो हेमलॉक ट्री है वो भी एक पॉइजनस ट्री है, तो दोनों ही जो है हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों नेगेटिव सिंबल हैं। सेकेंड स्टैंजा देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी है, कौवे ने जो बर्फ़ मेरे ऊपर गिराई है, उसने मेरे हार्ट को चेंज कर दिया है। ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को भी चेंज कर दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो मेरे दिन का हिस्सा ख़राब हुआ था, जो मेरा दिन ख़राब हुआ था, उसको भी सेव कर लिया है, यानी कि बाकी का दिन ख़राब होने से बचा लिया है। किसने? कौवे ने। अब इसका डीप मीनिंग क्या निकलता है? पोएम सुनने में बहुत सिंपल लग रही है, ठीक है, बर्फ़ गिरी, दिन बच गया। व्हाट इज़ द डीप मीनिंग? पोएट के अकॉर्डिंग नेचर के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी इंसान की लाइफ में या उनके हार्ट में चेंजेस ला सकता है। क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों नेगेटिव सिंबल होते हैं, दोनों को लोग अशुभ मानते हैं। ठीक है, हेमलॉक ट्री अपने आप में पॉइजनस है और क्रो को अशुभ माना जाता है, लेकिन ये दोनों ही सिंबल जो कि नेगेटिव सिंबल हैं, ये दोनों मिलकर के पोएट की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं। उनका जो मूड था, उनका जो दिन ख़राब हुआ था, उसको सेव करते हैं मिलके। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं, बताना चाहते हैं कि शुभ अशुभ जैसा कुछ भी नहीं होता है उनकी लाइफ में। इन अशुभ सिंबल जिनको लोग अशुभ मानते हैं, उन्होंने भी एक पॉजिटिव चेंज लाकर दिखाया है। अब थीम देखिए, थीम जो है वो नेचर से जुड़ी हुई है, पूरी पोएम जो है वो नेचर से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, इवन जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है पोएम का, वो भी यही है कि नेचर से ऊपर कुछ भी नहीं है। नेचर के अंदर इतनी पावर है, इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन चेंज योर व्यूज़। ऑलराइट, लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। सबसे पहले इमेजरी। इमेजरी क्या होती है कि आप पोएम को पढ़ के उसको इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, और ये पोएम बिल्कुल उसी तरीके की है। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, यू विल सी दैट यू कैन इमेजिन द सीन, यू कैन इमेजिन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पोएम। ऑलराइट, एंजॉयमेंट। इसके अलावा एंजॉयमेंट का मतलब होता है विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन मार्क। अगर हम किसी लाइन को कंटिन्यूएशन में रख रहे हैं तो वहाँ पर एंजॉयमेंट यूज़ होता है। आप देखेंगे स्टैंजा 1, स्टैंजा 2 कहीं पे भी पंचुएशन मार्क का यूज़ नहीं है। ठीक है, और लाइन जो है वो कंटिन्यूएशन में है, तो यहाँ पर एंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टैंजा में मेटाफर का भी यूज़ हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा में यूज़ हुआ है डस्ट ऑफ स्नो। इवन पोएम का जो टाइटल है वो भी है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? स्नोफ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? मेटाफर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।